हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग। तो यहाँ पे नैरोइंग की प्रॉब्लम जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? पल्मोनरी आर्टरी के बेस में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है, पल्मोनरी वॉल्व, वो नैरो हो गया, इसीलिए ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसे बोलते हैं हम पल्मोनरी स्टेनोसिस, सिंपल भी बोल देते हैं, और पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस भी इसे बोल देते हैं। सो इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? देयर इज नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व which control the flow of blood from right ventricle to the pulmonary artery। तो राइट साइड पे हमें पता है, राइट साइड पे क्या प्रेजेंट होती है? पल्मोनरी आर्टरी, और इसके बेस में कौन सा वॉल्व प्रेजेंट होता है? पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होता है। और अगर किसी भी वजह से, ओवरग्रोथ की वजह से, जहां फाइब्रोटिक रिंग फॉर्मेशन की वजह से ये वॉल्व जो है इसकी ओवरग्रोथ हो गई, और इस वॉल्व ने जो यहाँ पे कंट्रोल करना है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, वो सफिशिएंट फ्लो ब्लड का नहीं हो पाएगा। और यहाँ से सफिशिएंट ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो नॉर्मली लंग्स की तरफ जाता है प्यूरिफाई होने के लिए, तो यहाँ से वो सफिशिएंट ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में नहीं जा पाएगा फॉर द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन के लिए अच्छे से ब्लड जो है यहाँ से नहीं जा पाएगा। तो इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? there is obstruction in the pulmonary valve, it means narrowing of the pulmonary valve which control the flow of blood from right ventricle to the pulmonary arteries। तो यहाँ पे नैरोइंग हो गई पल्मोनरी वॉल्व की, जो कि कंट्रोल करता है ब्लड का फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। तो अगर ये नैरो हो गया तो सफिशिएंट ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में नहीं जा पाएगा, वहां पे जाके उसने ऑक्सीजनेशन होना होता है, ब्लड ने ऑक्सीजन गेन करनी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे लीव करनी होती है, वो प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाएगा अगर सफिशिएंट ब्लड लंग्स की तरफ नहीं पहुंचा तो, बिकॉज ऑफ दिस नैरोइंग प्रॉब्लम। तो फर्दर और बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो डेफिनेशन में तो आपने सिंपल यहाँ पे यही लिखना है, देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन और नैरोइंग ऑफ द पल्मोनरी वॉल्व विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द pulmonary arteries। then next आपने लिखनी है इसकी टाइप्स। इसकी टाइप्स जो है सेम लाइक which we have discussed in aortic stenosis, उसके जैसी ही इसकी टाइप्स है। मतलब obstruction जो है इट में बी valvular, वॉल्व के लेवल पे obstruction हो सकती है, इट में बी supravalvular, वॉल्व के लेवल से ऊपर ये obstruction हो सकती है, और इट में बी subvalvular, इस pulmonary वॉल्व के लेवल से नीचे obstruction हो सकती है। ये तीन इसकी टाइप्स हैं, वॉल्वुलर, सब वाल्वुलर एंड सुप्रा वाल्वुलर। और इन तीनों में से वॉल्वुलर जो है ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज मोस्ट कॉमन एंड क्रिएट मोर फर्दर प्रॉब्लम्स। तीनों में से वॉल्वुलर ऑब्स्ट्रक्शन जो है दैट इज मोर सीरियस प्रॉब्लम। तो तीनों टाइप्स इसकी क्लियर है। देन नेक्स्ट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, कि इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से फ्लो में क्या चेंज आएगा और फर्दर जो बेबी को क्या साइन एंड सिम्टम अपीयर हो जाएंगे because of less supply towards the lungs। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये है हमारे हार्ट की राइट साइड्स और ये है हार्ट की लेफ्ट साइड्स, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो सारी बॉडी को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, राइट साइड से ब्लड जो लंग्स की तरफ जाना है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे प्रॉब्लम है। तो if there is obstruction, if there is narrowing of the pulmonary valve, अगर narrowing हो गई pulmonary valve की, then next step क्या होगा? There is less blood supply from the right ventricle towards the lungs। lungs को blood supply जो है, जो right ventricle से pulmonary arteries के थ्रू जानी थी lungs को blood supply, वो कम हो जाएगी। There is less blood supply from the right ventricle towards the lungs। Then in the lungs there will be insufficient blood present for the process of purification। तो lungs में insufficient blood जाएगा, कम blood जाएगा जरूरत से, और वहां से जो प्यूरिफाई होके पल्मोनरी वेन के जरिए इधर आना होता है वो कम आएगा, और बॉडी को भी कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगी, जिसकी वजह से बेबी को फर्दर बहुत सी प्रॉब्लम्स होगी, और बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम सप्लाई होगा, जिसकी वजह से बेबी की जो है बेबी की जो बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी।
तो एक तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर लंग्स की तरफ ब्लड कम गया और वहां से प्यूरिफाई होकर कम ब्लड लेफ्ट साइड की तरफ आया और लेफ्ट साइड से कम ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है हमारी बॉडी को सप्लाई हो गया, तो हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स आएगी। और दूसरा पहलू इसका ये है कि राइट एट्रियम से ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए आगे ब्लड कम जा रहा है, इसीलिए ब्लड जो है यहाँ पे अकमुलेट हो जाएगा, जिसे बोलेंगे हम ओवरलोड, ओवरलोड ऑफ ब्लड इन द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में है ओवरलोड ब्लड का, और राइट वेंट्रिकल का धीरे धीरे जो है साइज जरूरत से ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे वॉल जो है उसकी थिकनेस हो जाएगी, जिसे हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ये हाइपरट्रॉफी क्यों हो जाती है? अगर ब्लड का यहाँ पे ओवरलोड है तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, वो ओवरलोड ब्लड यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, और यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसीलिए हार्ट जो है उसकी फोर्सफुल कंट्रैक्शन होगी, और ये सेल टिश्यू जो है, तो ये वॉल जो है वो जरूरत से ज्यादा थिक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड हाइपरट्रॉफी। तो यहाँ पे ओवरलोड की प्रॉब्लम आएगी एंड हाइपरट्रॉफी की प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ टाइम तो ये प्रॉब्लम चलेगी, इस ओवरलोड को राइट वेंट्रिकल कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, अपना साइज इंक्रीज करके, जहां इसे पुश करने की कोशिश करेगा टू इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, तो ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कुछ टाइम बाद और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? देयर विल बी बैक फ्लो ऑफ ब्लड, देयर विल बी बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम। तो नॉर्मली तो हमें पता है राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है और यहां से लंग्स की तरफ जाता है, लेकिन अगर लंग्स की तरफ जाने वाले रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे ओवरलोड हो गया, और धीरे धीरे वो ओवरलोड का ब्लड का बैक फ्लो होने लगा वापस राइट एट्रियम की तरफ, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। और राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम के बीच में बिफोर बर्थ देयर इज, यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में, बिफोर बर्थ यहाँ पे एक नॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सामने तो आ गई ये ग्रेट वेसल्स आ गई। अगर हम सिंपल इसका देखें कि ये है हमारा राइट, बिफोर बर्थ यहाँ पे नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसे नॉर्मल ही हम कंसिडर करेंगे, और बर्थ के बाद ये इमीडिएटली ये ओपनिंग बंद हो जाती है। अगर बंद ना हो फिर इसे हम अबनॉर्मल कंसिडर करेंगे, फिर ये होल इन द हार्ट प्रेजेंट, मतलब एक बीमारी बन जाएगी, एक डिजीज कंडीशन बन जाएगी। बट बिफोर बर्थ इट इज नॉर्मल, एंड इसका नाम क्या है? फोरामेन ओवेल। तो बिफोर बर्थ मतलब यहाँ पे नॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में। तो यहां से ब्लड अगर बैक फ्लो हो गया तो उस कनेक्शन के जरिए ब्लड जो है लेफ्ट से राइट से लेफ्ट, तो उस कनेक्शन के जरिए ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है ब्लड का, ओवर सर्कुलेशन, ओवरलोड है यहाँ पे, और यही बैक फ्लो हो गया। अभी यहाँ पे ओवरलोड है, यहाँ पे काफी सारा ब्लड अकमुलेट हो गया, और ब्लड जो है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगा, मतलब राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड जो है मूव करेगा। तो यहाँ पे हो गया मिक्स ब्लड इकट्ठा हो गया, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ यहाँ पे मिक्स हो गया यहाँ पे आके, और मिक्स ब्लड ही नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और मिक्स ब्लड ही हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई हो गया, जिसकी वजह से पल्मोनरी स्टेनोसिस वाला चाइल्ड जो है वो साइनोसिस शो करेगा, मतलब वो ब्लू डिस्कलरेशन का हो जाएगा, वो बेबी नीला हो जाएगा, वो बच्चा जैसे ही फीड लेगा या जैसे ही कोई एक्टिविटी करेगा। तो वैसे तो ये है एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन। वैसे तो पल्मोनरी स्टेनोसिस क्या है? एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट है, मतलब इसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन नहीं होती, ये एसाइनोटिक है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज अगर आ गई, मतलब लंबा टाइम अगर ये बीमारी चली बच्चे को, जहाँ सीवियर जो है, जहाँ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ही बैक फ्लो होगा, तो ही राइट से लेफ्ट शंट होगी, और फिर ही मिक्स जो है, मिक्स ब्लड जो है पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा।
जिसकी वजह से साइनोसिस की प्रॉब्लम आएगी बच्चे को। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन कम है, माइल्ड है, मॉडरेट है, तो बच्चे को साइनोसिस का सिम्टम नहीं शो होगा, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट। और ये कॉम्प्लिकेटेड है, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही ये ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ही ब्लड जो है इसका बैक फ्लो होगा और ब्लड जो है इधर जाएगा और फिर मिक्स सर्कुलेशन बच्चे को सप्लाई होगी, फिर ही ये प्रॉब्लम साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट में कंसिडर होगी, अदरवाइज इट इज ए साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट। सो दिस इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, हाउ दिस प्रॉब्लम change the circulation in the heart. Then next about the clinical manifestations. तो clinical manifestations में देखो कि सबसे पहले बेबी जो है एसिम्प्टोमेटिक होगा, कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा। अगर जो है बेबी को ऑब्स्ट्रक्शन जो है माइल्ड है या मॉडरेट है, देन कुछ अमाउंट में ब्लड लंग्स की तरफ जाता रहेगा और प्यूरिफाई होकर लेफ्ट की तरफ आता रहेगा और बॉडी को सप्लाई होता रहेगा, बेबी कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं करेगा। बट अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड इधर ही रह गया और बैक फ्लो होगा, फिर मिक्स होगा, देन मिक्स सप्लाई होगी, देन बेबी जो है साइन एंड सिम्टम शो करेगा, बिकॉज उसको लेस बॉडी सप्लाई, बिकॉज उसकी बॉडी को लेस ब्लड सप्लाई हो रही है। एक तो इस वजह से कि ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है कम सप्लाई हो रहा है बॉडी को, बिकॉज ऑक्सीजनेशन होने के लिए ब्लड जो है लंग्स की तरफ नहीं जा रहा इधर से, और लंग्स से ही ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट वाली साइड में आना होता है ब्लड में, और लेफ्ट साइड से पूरी बॉडी को सप्लाई होना होता है। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन कम है तो बेबी एसिम्प्टोमेटिक होगा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है तो लंग्स की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगी और लंग्स से प्यूरिफाई होके नहीं आएगा ब्लड, और बेबी को जो है बिल्कुल ही बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है सप्लाई होगा, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम हो गए फटीग के, इरिटेबिलिटी के। और दूसरी बात यह है कि अगर लंग्स की तरफ नहीं जा रहा, बैक फ्लो हो रहा है, मिक्स सर्कुलेशन सप्लाई हो रही है, तो फर्दर साइनोसिस का साइन एंड सिम्टम बेबी शो करेगा। तो यहाँ पे देखो लेस ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है तो फटीग की प्रॉब्लम आएगी, बच्चा कोई भी एक्टिविटी करके हटेगा तो बेबी जो है थक जाएगा, इरिटेबल हो जाएगा, रेस्टलेसनेस होगा, एक्सर्शनल डिजनिया होगा, उसको कोई भी एक्टिविटी करेगा उसके बाद उसकी सांस फूलने लगेगी, डिफिकल्टी होगी रेस्पिरेशन में, एक्सर्शनल डिजनिया जिसे बोलते हैं। देन ऑक्सीजन डिमांड नहीं फुलफिल हो रही तो बेबी कभी भी अपनी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कर सकता है, और जिसे बोलते हैं हम सिनकोप, और सडन डेथ भी हो सकती है बच्चे की अगर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है। तो ये सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो सीवियर प्रॉब्लम में शो होंगे। माइल्ड से मॉडरेट प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बच्चा नहीं शो करेगा, बेबी एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। तो अगर ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो ही ये वाली प्रॉब्लम्स आएंगी, जिसमें जो है फटीग की प्रॉब्लम आ सकती है, डिजनिया की प्रॉब्लम आ सकती है एक्टिविटी के बाद, देन कभी भी उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है जिसे हम सिनकोप बोलते हैं, और सडन डेथ भी हो सकती है। और कार्डिक फेलियर में राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, मतलब राइट वेंट्रिकल पहले तो प्रॉब्लम को कोप अप करने की कोशिश करेगा, अपना साइज इंक्रीज करके, अपना सफिशिएंट फोर्स लगा के कि मैक्सिमम ब्लड जो है यहां से लंग्स की तरफ जाए, तो पहले तो कोशिश करेगा ये, लेकिन धीरे धीरे ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा और राइट वेंट्रिकुलर फेलियर की प्रॉब्लम आएगी बच्चे को। So this is about the clinical manifestations. So still we have discussed the definition, pathophysiology and clinical manifestations. Then diagnostic evaluations इसके सेम ही है जैसे हमने aortic stenosis में पढ़े, यहाँ पे भी कार्डिक जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें जो है मरमर हार्ट साउंड सुनाई देगी, बिकॉज वॉल्व की प्रॉब्लम है, वॉल्व जो है ओपन एंड क्लोज होते हैं तभी जो है नॉर्मल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वॉल्व ओपन क्लोजिंग में प्रॉब्लम है, वॉल्व का डिफेक्ट है, चाहे इधर वाली साइड हो गया चाहे अयोटा वाली साइड हो गया, तो मरमर हार्ट साउंड सुनाई देगी। तो देन ईसीजी करवा के देखेंगे, ईसीजी में जो है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी शो हो जाएगी। देन इकोकार्डियोग्राफी करवा के देखेंगे। और इस प्रॉब्लम में एक और बात है यहाँ पे कि जहां तो बर्थ के पहले ये ओपनिंग होती है, ये ओपन रह जाएगी, जहां फिर हमें बर्थ से पहले एक और ओपनिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड डक्टस आर्टरियोसिस। तो डक्टस आर्टरियोसिस जो है अगर ये प्रेजेंट हुई बर्थ के बाद भी, ये पेटेंट रही ये ओपनिंग,
पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस रहा, देन इट विल बी, नॉर्मली ये ओपनिंग जो है बर्थ के बाद क्लोज हो जाती है, ये वाला कनेक्शन बर्थ के बाद क्लोज हो जाता है। और लेकिन इस प्रॉब्लम में पल्मोनरी स्टेनोसिस में अगर ये ओपनिंग पेटेंट रहे तो ये इस बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी। कैसे बेनिफिशियल होगी इस बच्चे के लिए ये, तो यहाँ पे हो रहा है ओवरलोड राइट वेंट्रिकल में, बिकॉज आगे नहीं ब्लड जा रहा, और यही ओवरलोड की वजह से बैकफ्लो हो रहा है, और यही बैकफ्लो की वजह से फोरामिन अवेल के जरिए ब्लड जो है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, और काफी मात्रा में ब्लड जो है, मिक्स ब्लड जो है आयोटा में आ रहा है। तो आयोटा में जो है काफी ब्लड मूव कर रहा है, यही ब्लड जो है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगा अगर डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो पेटेंट रहेगा, मतलब खुला रहेगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल होगा डक्टस आर्टरियोसिस अगर पेटेंट रहे तो अगर ये पेटेंट रहेगा तो ये मिक्स जो ब्लड सप्लाई हो रही है बॉडी को, उसमें से काफी मात्रा में हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर मूव करेगी, और यही ब्लड जो है फिर यहाँ से लंग्स में चला जाएगा, और लंग्स से प्यूरिफाई होके ये यहाँ पे आ जाएगा, और मतलब जो प्यूरिफाई होने के लिए नहीं जा रहा था वो इस ओपनिंग के जरिए लंग्स की तरफ जाएगा और प्यूरिफाई होकर इधर आएगा, फिर हमारी बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। तो इस डिजीज कंडीशन में जो है डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखने की हम मेडिकली कोशिश करेंगे। कैसे, इसकी मेडिसिन क्या देंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पे देंगे कि ये ओपनिंग पेटेंट रहे, ये ओपनिंग खुली रहे, क्योंकि ये खुली रह गई तो ही लंग्स को ब्लड सप्लाई होने के चांसेस हैं जो कि यहाँ पे खत्म हो गए थे। इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से लंग्स को ब्लड सप्लाई होने के चांसेस कम हो गए थे, लंग्स को ब्लड अच्छे से नहीं जाएगा, वहां पे प्यूरिफाई नहीं होगा अच्छे से, लेफ्ट वाली साइड कम आएगा और बॉडी को कम सप्लाई होगा। लेकिन अगर ये ओपनिंग पेटेंट रहेगी तो लंग्स को सफिशिएंट ब्लड जो है इस ओपनिंग के जरिए इधर आ जाएगा, फिर लंग्स की तरफ जाएगा, वहां पे ऑक्सीजन गेन करके ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और वही ब्लड जो है फिर सारी बॉडी को सप्लाई होता रहेगा। सो दिस ओपनिंग इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो यही है इसके डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में देखना है हमने, और मैनेजमेंट में भी यही मेडिकल मैनेजमेंट देनी है हमने, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देने हैं कि ये डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो पेटेंट रहे। एंड सर्जिकल जो है मैनेजमेंट, एक्यूरेट मैनेजमेंट इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट है कि ये वॉल्व जो है जिसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रखी है इसकी हमें क्या करनी है, इसकी रिपेयर करनी है। तो राइट वेंट्रिकल में जो ये पल्मोनरी वॉल्व है जहां पे ओवर ग्रोथ है, कोई रिंग बन गई, फाइब्रोटिक रिंग बन गई, उसे हमने सर्जिकली रिपेयर करना है। तो एक तो ये सर्जरी है इसकी। तो दूसरी सर्जरी है इसकी बैलून डायलिटेशन वाली सर्जरी, मतलब आर्टरीज के थ्रू जो है हम यहाँ पे बैलून लेके आते हैं, फिर उसको इन्फ्लेट कर दिया जाता है जो कि इस ऑब्स्ट्रक्शन को यहाँ से डायलेट कर देगा, इस ओपनिंग को। तो ये ल्यूमन, जब वो वॉल पहुंच गया हम उसे इन्फ्लेट कर देंगे, ये जो नैरोइंग है वो डायलेट हो गई और सफिशिएंट ब्लड जो है लंग्स की तरफ जाने लगा प्यूरिफाई होने के लिए। तो ये दो सर्जरीज हैं इसकी, या तो वॉल्व की कट एंड रिपेयर करना, या बैलून डायलिटेशन की वजह से इस ऑब्स्ट्रक्शन को जो है वाइड कर देना, ओपन कर देना। सो दिस इज ऑल अबाउट द पल्मोनरी स्टेनोसिस। और पल्मोनरी स्टेनोसिस में जो है हमने आज डिस्कस किया इसकी डेफिनेशन, और पॉजिटिव एजेंट, पॉजिटिव फैक्टर्स जो है वो सारे कॉमन है हमारी कंजेंटल हार्ट डिजीज के। और देन हमने इसके जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की, देन डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, देन मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। तो होप सो ये डिजीज कंडीशन आपको समझ लग गई होगी। और इस डिजीज कंडीशन में मेन जो है रोल कि बर्थ के पहले वाली ओपनिंग वो पेटेंट रहेगी, प्रेशर की वजह से वो बंद नहीं हो पाएंगी। और एक ये हमारे लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, ये फोरामिन अवेल अगर खुली रह गई ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है इस प्रॉब्लम में। लेकिन डक्टस आर्टरियोसिस अगर पेटेंट रहेगा तो इस प्रॉब्लम में हमें ये बेनिफिट देगा, बच्चे को जो है लॉन्ग लाइफ, बच्चे को जो है सर्वाइव करने में बेनिफिट देगा। सो दिस इज अबाउट द पल्मोनरी वॉल्व स्टेनोसिस। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। And if you like this channel, if you like this type of explanation, then you can subscribe, share and like these videos.